समझना बेहद जरूरी है कि मान्यवर साहब कांशीराम जी ने पहले राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई, पहले वामसेव बनाया, फिर DS4 बनाया। यानी कि राजनीति करने के लिए पहले एक आधार तैयार किया, आधार पैदा किया। बिना आधार के आप राजनीति करोगे तो या तो राजनीति में जो है आप अपने ही लोगों का शोषण करने लगोगे या आप किसी और के अत्याचार और शोषण का शिकार हो जाओगे। और ऐसा हुआ है, ऐसा हमने देखिए। मैं चाहूंगा कि जो अनिल मिश्रा है उसको जो जमानत देने की जो ये सरकार, ये जो कोर्ट है जो कि मनुवादी मानसिकता से कहीं ना कहीं प्रभावित है, वो पहली बात तो उसको बेल देने का जो है वो लोग छोड़ दें। आपने देखा होगा कि भीम आर्मी के संस्थापक आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी जो है, जब जेल में बंद थे तो उनको जो है बार बार सुनवाई हुआ करती थी और बार बार उनकी बेल जो रिजेक्ट कर दी जाती थी और उन पर NSA लगा था। NSA मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब उन पर NSA क्यों लगा था और आज वो सांसद हैं? सिक्योरिटी एक्ट यानी कि जिससे कि राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा महसूस हो। तो आपको आज सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक एजेंडा होते हैं, राजनीतिक हथकंडे होते हैं, इनसे जो है कोर्ट को ऊपर उठना पड़ेगा। और आज जो ये जो अनिल मिश्रा है, ये वास्तव में जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो उसको जो है आप नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, ग्वालियर का मुद्दा आप सभी ने देखा, सुना, समझा और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की निकल कर आई। लेकिन साथियों, हद तो तब हो गई जब लोगों ने संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब की तस्वीरें जलानी शुरू कर दी और चारों तरफ से मांग उठने लगी इन तथाकथित मनुवादी लोगों को अरेस्ट करने की। जी हाँ, अभी 2 दिन पहले जिस तरह से आप सबने प्रकरण देखा कि इतना अपमान करने के बावजूद भी ये लोग खुले घूम रहे थे, लेकिन ग्वालियर पुलिस ने कहीं ना कहीं थोड़ी सूझबूझ का परिचय दिया और ईमानदारी का परिचय भी दिया। उसी का नतीजा रहा कि अनिल मिश्रा और उसके 3 साथियों को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन साथियों, जैसे ही 3 लोगों को जेल भेजा गया और अनिल मिश्रा को जमानत रिजेक्ट कर दी, तो वहां पर कोर्ट परिसर में ही जय श्री राम के नारे लगने लगे, तरह तरह के सांप्रदायिक नारे लगने लगे, सनातन की जय हो, इस तरह के नारे लगने लगे। और हद तो तब हो गई जब अनिल मिश्रा खुद ये कहता नजर आया कि हम अब भी डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करेंगे, अब भी हम नहीं मानेंगे। तो अब सोचिए कि रस्सी जल गई लेकिन बल अभी तक नहीं गया। और उसके बाद क्या हुआ, जब कोर्ट ने सुनवाई कर दी और इनकी जो जमानत थी वो रद्द कर दी, तो साथियों अनिल मिश्रा ने बहाना बनाया कि मुझे बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है, तो मुझे हॉस्पिटल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए। तो कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया। जब अनिल मिश्रा को अस्पताल ले जाया गया तो साथियों चेकअप में, यानी कि जितनी भी चेकअप रिपोर्ट आई, उसका परिणाम ये आया कि वो झूठ बोल रहा था। उसके बाद साथियों कोर्ट ने नाराजगी भी जताई और सीधा उसको 14 तारीख तक जेल भेज दिया है। अब साथियों सवाल तरह तरह के उठ रहे हैं, क्या आखिर ये लोग सुधरेंगे या फिर से एक नई मंशा के साथ में बाहर आएंगे? तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करूंगी आज खुले तौर पर जिस तरह से बाबा साहब और उनके संविधान की अवहेलना की जा रही है उसको किस तरह से देख रहे हैं। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। जय भीम, नमोद नीलम जी। सर, अभी अनिल मिश्रा का जो प्रकरण घटा है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो अनिल मिश्रा का जो प्रकरण है उसमें मैं एक महत्वपूर्ण बात जो है बहुजन समाज के लिए कहना चाहूंगा कि झूठे हैं लोग, झूठा है जमाना, झूठे हैं भोजन नेता और बनाते हैं हर बार एक नया बहाना। सर, आपने एक डायलॉग मारा है, लेकिन मैं इसी डायलॉग से सवाल लेना चाहूंगी। आपने कहा कि झूठे हैं लोग, झूठा है जमाना और झूठे हैं बहुजन नेता, बनाते हैं हर बार एक बहाना। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये अरेस्टिंग हुई है ये तभी हुई है जब बहुजन नेता यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन अभी ग्वालियर में किया है। और उसी का कहीं ना कहीं नतीजा देखने को मिला कि अनिल मिश्रा और उसके साथियों को अरेस्ट किया गया। इससे पहले हमने देखा कि भीम आर्मी के तमाम जो युवा थे या जो संगठन है उन्होंने अपने अपने तरीके से इस चीज का विरोध किया है और लगातार अनिल मिश्रा के जो गिरफ्तारी है उसकी मांग की है, तभी जाकर ये प्रकरण घट पाया कि वो अरेस्ट है और आज सलाखों के पीछे है। जी नीलम जी, मैं बिल्कुल जो मैंने बात कही है मैं उस बात पर जो है अड़िग हूँ। और मैंने ये बात क्यों कही है, क्योंकि अनिल मिश्रा जैसे व्यक्ति को जो है इतना हाईलाइट कर देना और इतना हाईलाइट होने के बाद उसको जो है पूरे देश से हिंदू संगठनों का सपोर्ट आना, सरकार जो है जो मनुवादी है उसका उसके समर्थन में खड़ा हो जाना और उसको हर तरह की जो है सुविधाओं का मिलना। तो इस तरह से जो है जो उसने जो काम किया है, जो बाबा साहेब का अपमान किया है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको जो है कुछ भारी दिक्कत हो रही होगी या लेकिन होने सर, वाली है। लगता है आपको किसी के अपमान करने से डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हो जाएगा? मैं यही बात तो बताना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैंने ये जो बात, ये जो आपने कहा कि डायलॉग मारा है, ये इसीलिए मैंने कहा है
कि जो असली काम है बहुजन समाज के लिए, उस तरफ ना तो बहुजन समाज की नज़र है और ना ही बहुजन नेताओं की नज़र है। क्योंकि एक बात है, जो राजनीति में बहुत ज़रूरी है, वो है कि जो तुमको हो पसंद, वो बात कहेंगे, अगर तुम दिन को कहो रात, तो रात कहेंगे। तो बहुजन नेताओं की जो खिचड़ी है, वो इस प्रकार से पकती है। ये जो बहुजन समाज है, ये बहुजन समाज जो है, मैं इसको हमेशा जो है निर्दोष कहता हूँ, मासूम कहता हूँ, अज्ञानी कहता हूँ, भेड़-बकरी भी कहता हूँ और वास्तव में ऐसा है। क्योंकि ये जो इसको बहुजन नेता, जो इसके नेता हैं, जो इसका बुद्धिजीवी वर्ग है, जो इसको बोलता है, जो दिखाता है, ये उसी की रैं में रैं मिलाने लगता है। उस पर सोचना, विचारना जो है बहुजन समाज के लिए बहुत मुश्किल बात हो गई है। तो इसीलिए जो है, जो ज़रूरी काम था बाबा साहेब के सम्मान में, क्या वो बहुजन नेताओं ने और बहुजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने आज तक किया? अभी मैं अगर इसका आकलन करने लगूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि अपने दुश्मन को कोसने का काम तो हमने लगातार किया। आरएसएस ने ये कर दिया, आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहती है। बातें ठीक हैं। आरएसएस का निर्माण ही झूठ, कल्पनाओं और इस संविधान के विरोध में हुआ है। वो देश में चाहती ही नहीं है कि किसी भी प्रकार से जो है, जो अच्छे लोगों की सत्ता आए, अच्छे लोग सत्ता में आएँ। सर, आरएसएस क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती? लेकिन जो बहुजन नेता है या बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो आकर समाज का नेतृत्व करे, उसे सही दिशा दिखाए? कब तक आरएसएस को और बीजेपी को कोसते जी, रहेंगे आप मैं लोग? वही कह रहा हूँ कि आरएसएस को कोसने का काम तो बहुत किया, अगर आरएसएस से ही थोड़ा-सा सीख लिया होता। हालाँकि आरएसएस जो है, जो काम कर रही है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, उसके पीछे परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महान चिंतन है। उस महान चिंतन को जो है, आरएसएस ने तो समझ लिया, देख लिया, लेकिन जिसके लिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो चिंतन जो किया था, जो रिसर्च की थी, जो साहित्य लिखा था, उसको आज तक जो है, बहुजन समाज ने नहीं पढ़ा और बहुजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने, कुछ-कुछ लोगों ने पढ़ा उसको लेकिन समझा नहीं और उसको ना समझ पाने के कारण जो है उस दिशा में काम नहीं कर पा रहे। एक मैं बहुत बड़ा मोटा उदाहरण देना चाहूँगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस समाज को जो है, जिसको बहुजन समाज कहते हैं, इसको यह साफ-साफ हिदायत दी कि राजनीतिक सत्ता जो है हमारी सभी समस्याओं का हल है, मास्टर चाबी है। तो उसके लिए जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस समाज को ये संदेश दिया कि देखो, तुम्हारा जो अगर सत्ता में आने का सपना पूरा होना है, तो वो जो है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जिस प्रकार के कांग्रेस तरीका अपनाती है या अन्य पार्टियाँ अपनाती हैं, वो तरीका आपके लिए नहीं है। आपके लिए एक सूटेबल तरीका है इतिहास। आपका इतिहास जो है बहुत गौरवशाली है। आप इतिहास में जो है, जो एससी, एसटी, ओबीसी जो समाज है, ये बौद्ध था। और आज जो है यही जो विकराल समाज, जो इतना बड़ा समाज, जब ब्राह्मण ने जातियों में विभाजित कर दिया, छोटी-छोटी जातियाँ बन गई, जातियाँ उपजातियाँ बन गई, हज़ारों जातियों में इसको तोड़ दिया, तो फिर ये अब राजनीतिक रूप से विखंडित समाज है। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को, ये याद रखने वाली बात है, 1950 को बाबा साहब संविधान लागू करवाते हैं जी। और उसके बाद बोलते हैं कि संविधान के द्वारा बनाए गए कानून जो है आपकी रक्षा करेंगे। ये राज्य सत्ता जो है आपके लिए मास्टर चाबी है, ये आपकी सभी समस्याओं का हल करेगी। और उसके बाद उस मास्टर चाबी को हासिल करने के लिए 1956 में ये संदेश देते हैं कि ये जो छोटी-मोटी जातियों में बँटा हुआ समाज, अगर जैसे छोटे-मोटे नदी-नाले जो है मिलकर महासमुद्र का निर्माण करते हैं, इसी प्रकार से ये छोटी-मोटी जातियों में बँटा हुआ समाज अपनी जातियों को, जाति की जो पहचान है उसको नष्ट करके बौद्ध बन जाएगा, बौद्ध समाज बन जाएगा, तो ये फिर से जो है इस देश की सत्ता पर काबिज़ हो जाएगा। सर, बौद्ध बनेगा कैसे? क्योंकि बाबा साहब ने 1935 में भी घोषणा की, 1956 में भी संदेश दिया और उसके बाद वो चले गए। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा 6 दिसंबर को तो लाखों की संख्या में लोगों ने शपथ भी ली और कसम भी खाई बाबा साहब की और बौद्ध धर्म की शरण भी गए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिस जाति को लगातार खत्म करने की बात हो रही है, जिस जाति के तहत आज आए दिन अत्याचार, शोषण हो रहा है, उसी जाति को लेकर आज तरह-तरह के गाने बजाए जा रहे हैं, डीजे पर बजते हैं, शादी पर बजते हैं और जो आज के बहुजन कलाकार कहूँ उनको, मैं एक गायक कहूँ, मैं देखती हूँ कि तमाम मंचों से वो बाबा साहब के गाने तो गाते हैं, लेकिन हाथों में बड़े-बड़े कलावे बंधे रहते हैं, गले में काले धागे और खासकर महिलाओं के पैरों में बिछुए, पाजेब, ये सारी मतलब जो एक तरह से गुलामी के प्रतीक है, हिंदू संस्कृति के प्रतीक है, इनको ढोकर किस तरह से लगता है कि जो भारत है, उसको आप बुद्धिज़्म की तरफ लेकर जाएँगे, फिर से उस सपने को साकार कर पाएँगे, जिस सपने की बात बाबा साहब ने कही या सम्राट अशोक के समय में देखने को मिला या भगवान बुद्ध के समय में देखने को मिला? देखिए नीलम जी, मैं यही बात बताना चाह रहा था, बड़ा आसान
आसान काम है। बाबा साहेब का जी। सपना पूरा करना इस देश का और इस दुनिया का मैं ये समझता हूँ कि सबसे आसान काम है। लेकिन उस सपने को कोई समझे तो सही, उस सपने की तरफ कोई बढ़े तो सही। अभी ये जो हम लोग आप लोग बात कर रहे हैं, इसको बहुजन समाज के ही अधिकतर लोग जो है इनकार कर देंगे देखने से। देखेंगे, छोड़ेंगे, अरे ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं, ये तो शांति की बातें कर रहे हैं, ये तो बौद्ध धर्म की बातें कर रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आएगा कि ये बाबा साहेब की जो आइडियोलॉजी है, उसकी जड़ की बात हो रही है। क्या पसंद है उनको? अभी इसी मुद्दे पर, अनिल मिश्रा के मुद्दे पर बहुत सारे इंटरव्यूज हो रहेंगे। बहुत सारे जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी हैं, बहुजन समाज के जो नेता हैं और जो हो हल्ला कर रहे हैं, सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं, वो समाज को बहुत पसंद है। समाज को हिंसा पसंद है। समाज को मनुवाद की हर वो बात पसंद है जो उन्हें अच्छी लगती है। लेकिन सर परिस्थिति को देखते हुए दोनों चीज़ ज़रूरी नहीं है। हमें हिंसा भी मतलब जब ज़रूरत पड़े करनी चाहिए, लेकिन जो शांति है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन विडंबना है कि आज हिंसा की तरफ तो भाग रहे हैं लोग और जोश में होश खो रहे हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि उस जोश में होश बनाए रखें। देखिए, पिछले 70 साल हमें मिले। संविधान ने हमारे लिए जो है आराम से, अहिंसा पूर्वक और शांति से इस देश की व्यवस्था में परिवर्तन करने का मौका दिया। ये इस समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और इस समाज के नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो उस समाज को तैयार करें, कैडराइज़ करें और उस समाज को एक दिशा दें ताकि वो संविधान के माध्यम से अपने सारे हक अधिकारों को जो है सुनिश्चित कर सके। लेकिन ये इस समाज के नेताओं और इस समाज के बुद्धिजीवियों के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। वामसेफ, भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी आज इस देश के बहुजन समाज के बहुत बड़े संगठन हैं। पिछले जितने भी समय से ये लोग चल रहे हैं, उतने समय में लगाइए कि मैं ये जानता हूँ कि अगर ये लोग चाहें, तो 1 महीने में 1 स्कूल का निर्माण आराम से कर सकते हैं। ये बहुत आसान काम है और इन लोगों ने बहुत रिसर्च की है, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और इन्होंने ये देखा है कि आरएसएस ने जो है सबसे पहले जो सरस्वती शिशु मंदिर है, वो बनाना स्टार्ट किए। क्योंकि आरएसएस जो है साइकोलॉजिकली जो है खेलती है, साइकोलॉजी को समझती है कि ये जो हिंदू है, ये जो मुसलमान है, इसका निर्माण कब होता है। लेकिन सर ये जो आप बात कर रहे हो स्कूलों की, ये जितने भी सामाजिक संगठन चल रहे हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर बात आए बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि वो तो राष्ट्रीय पार्टी भी है और पॉलिटिकल पार्टी है एक तरह से। वो बात हम कहते थे कि मिशन मूवमेंट वाली पार्टी है, तो जब इसकी सत्ता आई हमने देखा उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्कूल खोले गए, बहन बेटियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, स्कॉलरशिप भी दी गई, नौकरियां भी दी गई। लेकिन सर जो एक मिशन मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं, जो बाबा साहब ने समझाया और उसके बाद में साहब मान्यवर काशीराम जी ने समझाया, तो ये जिम्मेदारी आपको लगता नहीं पार्टी से ज्यादा जरूरी जो सामाजिक संगठन चल रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर किसी की इतनी देख रेख नहीं होती है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां है उसको सबका वोट चाहिए होता है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का काम अलग अलग नहीं है। देखिए, जब मान्यवर साहब कांशीराम जी से जब पहली बार बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ गई, तो उसके बाद जब प्रेस रिपोर्टर्स पूछते हैं कि साहब आज तो आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आपने लक्ष्य बनाया था 10 साल तक का सत्ता में आने का और आप तो 5 साल में सत्ता में आ गए। मतलब कम समय में सत्ता में आ गए थे, जी, जी। तो बहुत तेज़ प्रगति हुई थी। तो साहब मान्यवर कांशीराम जी उस प्रेस रिपोर्टर को जवाब देते हैं कि नहीं भाई, मैं खुश नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ। प्रेस रिपोर्टर पूछता है कि अरे साहब आप दुखी हैं, ऐसा क्यों? कि भाई जब कोई औरत जो गर्भवती हो और समय से पहले ही बच्चे को जन्म दे दे, तो उसमें जच्चा और बच्चा दोनों खतरे में होते हैं। तो ये बात समझने वाली बात है। एक-एक बात बाबा साहेब की समझने वाली बात है। एक-एक बात जो है मान्यवर साहब कांशीराम जी की समझने वाली बात है और ये समझना बेहद ज़रूरी है कि मान्यवर साहब कांशीराम जी ने पहले राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई, पहले वामसेव बनाया, फिर DS4 बनाया। यानी कि राजनीति करने के लिए पहले एक आधार तैयार किया, आधार पैदा किया। बिना आधार के आप राजनीति करोगे, तो या तो राजनीति में जो है आप अपने ही लोगों का शोषण करने लगोगे या आप किसी और के अत्याचार और शोषण का शिकार हो जाओगे। और ऐसा हुआ है, ऐसा हमने देखा भी है। जी, सर जाते-जाते आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने शुरुआत की थी अनिल मिश्रा को लेकर, ये वही अनिल मिश्रा है, ये वही उसके साथी है जो कल तक संविधान को भी नकार रहे थे, बाबा साहब को भी नकार रहे थे। लेकिन आज जब कोर्ट में जमानत के लिए मतलब गिड़गिड़ा रहे हैं, तो उसी संविधान से और उसी बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान से अपील कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? करनी और कथनी, और वो कहते हैं ना कि मैं करूँ तो रासलीला और दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि अनिल मिश्रा और उसके साथियों को तुरंत प्रभाव से जमानत दे देनी चाहिए और जितने भी अम्बेडकरवादी, जितने भी बहुजन समाज के नेता और बुद्धिजीवी सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलन की जाँच करनी चाहिए। उनकी जाँच करनी चाहिए कि वो किस तरह से अम्बेडकरवादी हैं। क्या वो वास्तव में अम्बेडकरवादी हैं? वास्तव में बाबा साहेब की आइडियोलॉजी को फ़ॉलो करते हैं? अगर उनमें से कोई भी नेता ऐसा मिले, जो बाबा साहेब की विचारधारा को फ़ॉलो ना कर रहा हो,
बाबा साहेब के द्वारा बताए गए मार्ग को पर ना चल रहा हो, तो उसको जो है अनिल मिश्रा की जगह पे उसको जो है जेल भेज देना चाहिए। इस समाज का काम जो है बहुत तेज गति से आगे बढ़ जाएगा। देखिए, मैं चाहूँगा कि जो अनिल मिश्रा है, उसको जो ज़मानत देने की जो ये सरकार, ये जो कोर्ट हैं, जो कि मनुवादी मानसिकता से कहीं न कहीं प्रभावित हैं, वो पहली बात तो उसको बेल देने का जो है बिल्कुल छोड़ दें। आपने देखा होगा कि भीम आर्मी के संस्थापक आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं, जब जेल में बंद थे तो उनको जो है बार-बार सुनवाई हुआ करती थी और बार-बार उनकी बेल जो है रिजेक्ट कर दी जाती थी और उन पर एनएसए लगा था। एनएसए मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब उन पर एनएसए क्यों लगा था और आज वो सांसद हैं? क्या एक ऐसा व्यक्ति एनएसए मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि जिससे कि राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा महसूस हो, तो उस पर एनएसए लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर एनएसए लगा उसको आपने जेल में लगातार बनाए रखा, उसको ज़मानत भी आपने देने से इनकार किया और वही व्यक्ति जो है देश में आज सांसद है। तो आपको आज सोचना पड़ेगा कि कहीं न कहीं ये जो राजनैतिक एजेंडा होते हैं, राजनैतिक हथकंडे होते हैं, इनसे जो है कोर्ट को ऊपर उठना पड़ेगा। और आज जो ये जो अनिल मिश्रा है, ये वास्तव में जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो उसको जो है आपने ज़मानत देनी है, नहीं देनी है, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको पूरी ईमानदारी दिखानी है, अगर वास्तव में आप जो है कोर्ट में बैठकर न्याय करने के लिए बैठे हैं, तो आपको जो है ये आज तय करना पड़ेगा कि आप जो है अनिल मिश्रा पर जो है एनएसए लगाएँ और उसको जो है जब तक ज़मानत ना मिले, जब तक कि वो अपनी ऐसी हरकतों को बंद करने का जो है आश्वासन, एफ़िडेविट बाकायदा जो है कोर्ट को लिख कर ना दे। जब तक वो जो है उसको बिल्कुल भी ज़मानत देने से कोर्ट को परहेज़ करना चाहिए। हमारी किसी भी प्रकार से जो है किसी अनिल मिश्रा से या ऐसे लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस देश के लिए जो सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले लोग हों, उनको तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि ज़मानत बिल्कुल ना दी जाए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साथियों, इस चर्चा से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि आज जो लोग मनमानी कर रहे हैं भारत देश में, अपने तरीके से किसी भी महान पुरुष को अपमानित करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, उसकी तस्वीरें जला देते हैं और ये संदेश खाली मैं अनिल मिश्रा के समर्थक या अनिल मिश्रा जैसे लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, ये बात मैं सबके लिए कह रही हूँ, चाहे वो किसी भी समाज से आते हैं, किसी भी धर्म से आते हैं। अगर आप इस भारत देश के नागरिक हैं, तो सबसे पहले आप अपनी भारतीयता को सर्वोपरि रखें, उसके बाद ही आप सही गलत का निर्णय लेकर कोई भी स्टेटमेंट दे, कोई भी बयान दे। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि जो अनिल मिश्रा ने प्रकरण किया है उसे आप किस तरह से देखते हैं और जो कोर्ट ने उसको अभी सजा सुनाई है, क्योंकि 14 जनवरी को अगली सुनवाई है, उसमें देखते हैं क्या होता है। तो आप इन तमाम चीजों को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।